नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जरा अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो, एक खुला आसमान, दूर दूर तक फैले हरे भरे मैदान और उन मैदानों में धीरे धीरे चलते हुए जानवरों के झुंड। उनके साथ चलते कुछ लोग जिनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून है। ये लोग हैं पास्टोरलिस्ट्स। पास्टोरलिस्ट्स वो कम्युनिटीज होती हैं जिनकी लाइवलीहुड पूरी तरह से लाइवस्टॉक पर डिपेंड करती है, जैसे शीप, गोट्स, कैमल्स और कैटल। इनकी जिंदगी किसी एक जगह पर टिककर नहीं चलती, बल्कि ये लोग हमेशा मूव करते रहते हैं नेचर के साथ एक रिदम में। इनके लिए जमीन सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि एक लिविंग रिसोर्स है जिसे ये समझते हैं, महसूस करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। ये लोग मौसम के हिसाब से अपने रास्ते तय करते हैं, जहां ग्रास यानी पास्चर मिल सके और पानी की अवेलेबिलिटी बनी रहे। यही कारण है कि इनकी लाइफस्टाइल को नोमैडिक कहा जाता है। अब सोचो, जब बाकी लोग फार्मिंग या इंडस्ट्रीज में बिजी थे, तब ये पास्टोरलिस्ट साइलेंटली नेचर के साथ बैलेंस बनाए रख रहे थे। लेकिन हिस्ट्री में इनकी इंपॉर्टेंस को अक्सर इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि ज्यादा फोकस एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर दिया गया। जबकि सच ये है कि पास्टोरलिस्ट एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये लैंड का यूज रिजिड तरीके से नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से करते हैं। इस चैप्टर में हम उनकी उसी फैसिनेटिंग जर्नी को समझेंगे, कैसे उनका ट्रेडिशनल लाइफ था, कॉलोनियल रूल के समय उन्होंने किन चैलेंजेस का सामना किया और कैसे उन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड में खुद को अडेप्ट किया। अब इमेजिन करो कि तुम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हो जहां तुम्हारा कोई परमानेंट घर नहीं है, बल्कि तुम्हारा घर वही है जहां तुम्हारे जानवर सुरक्षित है और जहां उन्हें अच्छा खाना मिल रहा है। यही लाइफ होती है पास्टोरल नोमैड्स की। ये लोग एक जगह पर सेटल नहीं होते, बल्कि अपने हर्ड्स के साथ लगातार मूव करते रहते हैं। लेकिन ये मूवमेंट कोई रैंडम या बिना सोचे समझे नहीं होता, बल्कि पूरी तरह प्लान्ड और सिस्टमैटिक होता है। ये लोग जानते हैं कि किस सीजन में किस जगह पर ग्रास अच्छी होगी, कहां पानी मिलेगा और कहां मौसम फेवरेबल रहेगा। इसी सीजनल मूवमेंट को हम ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं, यानी मौसम के हिसाब से माइग्रेशन। जैसे ही एक जगह का पास्चर खत्म होने लगता है, ये लोग तुरंत दूसरी जगह की ओर बढ़ जाते हैं। ये नॉलेज इन्हें किताबों से नहीं, बल्कि जनरेशंस के एक्सपीरियंस से मिलता है। अब सोचो, अगर जानवरों को एक ही जगह पर लगातार चराया जाए तो वहां की ग्रास पूरी तरह खत्म हो जाएगी, जिसे ओवरग्रेजिंग कहते हैं। लेकिन पास्टोरलिस्ट्स ऐसा होने ही नहीं देते, क्योंकि उनका मूवमेंट नेचर को टाइम देता है खुद को रीजेनरेट करने का। यही वजह है कि उनका लाइफस्टाइल इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है। ये लोग एनवायरनमेंट के साथ कंपीट नहीं करते, बल्कि कोऑपरेट करते हैं। उनका हर कदम नेचर के रूल्स के अनुसार होता है। इस तरह पास्टोरल नोमैड्स हमें सिखाते हैं कि रिसोर्सेस का यूज कैसे स्मार्ट और सस्टेनेबल तरीके से किया जाए। उनका जीवन एक लेसन है कि प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, बल्कि बैलेंस भी है। अब चलो बच्चों, हम अपनी जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं पहाड़ों की दुनिया में, हिमालयन रीजन्स में, जहां पास्टोरलिस्ट्स की जिंदगी और भी चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग हो जाती है। यहाँ के पास्टोरलिस्ट्स एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो पूरी तरह सीजन्स पर डिपेंड करता है। जैसे गुज्जर बकरवल्स, गड्डी शेपर्ड्स, भोटियास, शर्पर्स और किन्नौरीज, ये सभी कम्युनिटीज अपने एनिमल्स के साथ साल भर एक तय साइकिल में मूव करती है। सर्दियों में जब ऊंचे पहाड़ों पर स्नो की थिक लेयर जम जाती है और वहां सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, तब ये लोग नीचे लो हिल्स यानी सिवालिक रीजन्स में आ जाते हैं। यहाँ मौसम रिलेटिवली माइल्ड होता है और जानवरों के लिए फॉडर भी अवेलेबल रहता है। लेकिन जैसे ही समय आता है और पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगती है, ये पास्टोरलिस्ट्स फिर से ऊपर की ओर मूव करते हैं, जहां बगल्स यानी हाई एल्टीट्यूड मेडोज में फ्रेश ग्रास उगाती है। ये मूवमेंट अकेले नहीं, बल्कि एक ग्रुप में होता है जिसे काफिला कहा जाता है। ये काफिला सिर्फ लोगों का ग्रुप नहीं, बल्कि एक मूविंग सोसाइटी होती है जहां हर किसी का रोल डिफाइंड होता है। जैसे मेन का काम होता है एनिमल्स को ग्रेज कराना, उन्हें सेफ रखना, जबकि विमेन मार्केट्स में जाकर मिल्क, बटर और घी बेचती हैं। इससे हमें समझ आता है कि उनका इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरह फैमिली बेस्ड होता है, जहां हर मेंबर कंट्रीब्यूट करता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, ये पास्टोरलिस्ट्स अक्सर फॉरेस्ट्स के पास ही क्यों रहते हैं? क्योंकि फॉरेस्ट्स उन्हें फॉडर, फ्यूल और शेल्टर तीनों प्रोवाइड करते हैं।
वहां उन्हें लकड़ी मिलती है, जानवरों के लिए चारा मिलता है और हार्श वेदर से प्रोटेक्शन भी मिलती है। इस तरह उनकी पूरी जिंदगी नेचर के साथ डीपली कनेक्टेड होती है। पहाड़ों में पास्टोरलिस्ट्स की यह जर्नी हमें सिखाती है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी इंसान नेचर के साथ हार्मनी में रहकर अपनी जिंदगी को बैलेंस कर सकता है। अब तक हमने देखा कि पास्टोरलिस्ट्स पहाड़ों में कैसे जीवन जीते हैं, लेकिन जरा सोचो, क्या हर जगह उनकी जिंदगी एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे जियोग्राफी बदलती है, प्लेटोज, प्लेन्स और डेजर्ट्स, वैसे वैसे पास्टोरल लाइफ का पूरा पैटर्न भी बदल जाता है। अब इमेजिन करो महाराष्ट्र के धनगर्स को। ये लोग मॉनसून के समय प्लेटो रीजन्स में रहते हैं, क्योंकि उस समय वहां ग्रास भरपूर होती है और उनके एनिमल्स को अच्छा फॉडर मिल जाता है। लेकिन जैसे ही मॉनसून खत्म होता है और हार्वेस्ट का समय आता है, ये धनगर्स धीरे धीरे कोंकण की तरफ मूव करने लगते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम देखने को मिलता है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। धनगर्स के एनिमल्स जब खेतों में जाते हैं तो वे अपने ड्रॉपिंग्स से खेतों को नेचुरली फर्टिलाइज करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और बदले में फार्मर्स उन्हें ग्रेन देते हैं। यानी बिना किसी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। यही है असली कोऑपरेशन। अब दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, जहां गोल्लास, कुरुमस और कुरुबस जैसे पास्टोरल कम्युनिटीज रहती हैं। इनकी मूवमेंट पूरी तरह मॉनसून और ड्राई सीजन पर डिपेंड करती है। जब बारिश होती है तो ये एरियाज में ग्रास अबंडेंट होती है और जब सूखा पड़ता है तो ये लोग दूसरी जगह मूव करते हैं। लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये सिर्फ हर्डिंग ही नहीं करते, बल्कि फार्मिंग और ट्रेड भी करते हैं। यानी ये लोग एक मल्टी एक्टिविटी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, जिससे उनकी इनकम स्टेबल बनी रहती है। अब इमेजिन करो बंजारास को। ये लोग तो एक तरह से चलते फिरते ट्रेडर्स थे। ये लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करते थे, अपने साथ कैटल और गुड्स लेकर जाते थे और अलग अलग जगहों पर उन्हें सेल करते थे। पुराने समय में ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना डेवलप नहीं था, इसलिए बंजारास ही एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का काम करते थे। अब बात करते हैं राजस्थान के रायकास की। सोचो, एक ऐसा इलाका जहां रेनफॉल बहुत कम होता है, पानी की स्कैसिटी रहती है और हरियाली भी लिमिटेड होती है। ऐसे हार्श एनवायरनमेंट में भी रिकाज अपना जीवन सक्सेसफुली चलाते हैं। ये पास्टोरलिज्म के साथ साथ एग्रीकल्चर भी करते हैं ताकि रिस्क कम हो सके। इनकी मूवमेंट पूरी तरह दो चीजों पर डिपेंड करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और कंडीशन ऑफ पास्चर। अगर किसी जगह पानी खत्म हो जाए या ग्रास सूख जाए तो ये तुरंत अपनी दिशा बदल लेते हैं। यानी पास्टोरलिस्ट्स की जिंदगी हर जगह एक जैसी नहीं, बल्कि पूरी तरह एनवायरनमेंट के अनुसार अडेप्ट होती है। ये हमें सिखाते हैं कि सर्वाइवल के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी कितनी जरूरी होती है। अब अगर हम पास्टोरल लाइफ को गहराई से समझें तो हमें पता चलता है कि ये जिंदगी जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। इसके पीछे बहुत केयरफुल प्लानिंग और डीप अंडरस्टैंडिंग छुपी होती है। पास्टोरलिस्ट्स कभी भी बिना सोचे समझे मूव नहीं करते, बल्कि पहले डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक जगह पर कितने समय तक रुकना है। अगर वे ज्यादा समय तक रुकेंगे तो पास्चर खत्म हो जाएगी, और अगर जल्दी चले जाएंगे तो रिसोर्सेस का सही यूज नहीं हो पाएगा। इसलिए उनका हर डिसीजन बैलेंस्ड होता है। इन्हें अपने रूट्स और टेरिटरीज की पूरी नॉलेज होती है, कहाँ कौन सा रास्ता सुरक्षित है, कहाँ पानी मिलेगा और कहाँ खतरा हो सकता है। लेकिन सिर्फ नेचर ही नहीं, पास्टोरलिस्ट्स अपने आसपास के फार्मर्स के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस मेंटेन करते हैं। ये रिलेशंस उनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि कई बार उन्हें ग्रेन, शेल्टर या सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। सबसे खास बात यह है कि पास्टोरलिस्ट सिर्फ एक काम पर डिपेंड नहीं करते। वे हर्डिंग के साथ साथ ट्रेड और फार्मिंग भी करते हैं। यानी अगर एक एक्टिविटी में प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरी उन्हें सपोर्ट कर सके। यही डाइवर्सिफिकेशन उनकी स्ट्रेंथ बन जाती है। इस तरह पास्टोरल लाइफ हमें एक बहुत बड़ा लेसन देती है कि जिंदगी में सर्वाइव करने के लिए प्लानिंग, अडेप्टेबिलिटी और कोऑपरेशन कितना जरूरी है। बच्चों, अब तक जो हमने पास्टोरलिस्ट्स की जिंदगी देखी वो नेचर के साथ बैलेंस में चलने वाली एक पीसफुल जर्नी थी। लेकिन अब इमेजिन करो कि अचानक एक ऐसी पावर आती है जो इस पूरे सिस्टम को समझे बिना ही उसे बदलने लगती है। यही हुआ जब कॉलोनियल रूल आया। कॉलोनियल रूलर्स का माइंडसेट पास्टोरलिस्ट से बिल्कुल अलग था। सबसे पहले उन्होंने वेस्ट लैंड रूल्स बनाए। उनके लिए वो जमीन जहां खेती नहीं हो रही थी वह वेस्ट यानी बेकार थी। लेकिन पास्टोरलिस्ट्स के लिए वही जमीन सबसे वैल्यूएबल थी, क्योंकि वही उनका ग्रेजिंग ग्राउंड था। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उन लैंड्स को फार्मिंग के लिए कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। सोचो बच्चों,
जिस जमीन पर उनके एनिमल्स फ्रीली ग्रेज करते थे वो धीरे धीरे उनसे छीन ली गई। इसका सीधा रिजल्ट हुआ लॉस ऑफ पास्चर। अब उनके पास अपने एनिमल्स के लिए पर्याप्त ग्रास ही नहीं बची। फिर आए फॉरेस्ट एक्ट्स। इन लॉज ने पास्टरलिस्ट्स की जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया। फॉरेस्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड। रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स में पास्टरलिस्ट्स का एंट्री कंप्लीटली बैन था और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स में भी उन्हें लिमिटेड एक्सेस दिया गया। अब इमेजिन करो, जो फॉरेस्ट पहले उनका घर था, जहां से उन्हें फॉडर, फ्यूल और शेल्टर मिलता था, वहां जाने के लिए भी उन्हें परमिट लेना पड़ता था, और वो भी सिर्फ कुछ समय के लिए। कॉलोनियल ऑफिशियल्स का मानना था कि ग्रेजिंग फॉरेस्ट्स को डिस्ट्रॉय करता है, जबकि पास्टरलिस्ट्स जानते थे कि उनका मूवमेंट फॉरेस्ट को रीजेनरेट होने में मदद करता है। यानी यहाँ एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट था कॉलोनियल सोच और पास्टरल अंडरस्टैंडिंग के बीच। लेकिन बच्चों, सबसे शॉकिंग लॉ था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। इस लॉ के तहत कई नोमैडिक पास्टरल ग्रुप्स को क्रिमिनल बाय बर्थ घोषित कर दिया गया। सोचो, किसी इंसान को सिर्फ उसकी लाइफस्टाइल की वजह से क्रिमिनल कह देना कितना अन्यायपूर्ण है। इन लोगों को मजबूर किया गया कि वे एक फिक्स्ड जगह पर रहें, उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इससे उनकी फ्रीडम पूरी तरह खत्म हो गई और सोसाइटी में उनके प्रति एक स्टिग्मा पैदा हो गया। लोग उन्हें शक की नजर से देखने लगे। और फिर आया ग्रेजिंग टैक्स। पास्टरलिस्ट्स को हर एनिमल पर टैक्स देना पड़ता था। अब सोचो, जिनकी इनकम ऑलरेडी अनस्टेबल थी, उन पर इतना फाइनेंशियल बर्डन डाल दिया गया। इससे उनकी हालत और खराब हो गई। कॉलोनियल ऑफिशियल्स पास्टरलिस्ट्स को अनप्रेडिक्टिव, डेंजरस और अनकंट्रोलेबल मानते थे। लेकिन पास्टरलिस्ट्स के लिए फॉरेस्ट्स और ग्रेजिंग लैंड्स उनका लाइवलीहुड थे, उनका जीवन था। यानी कॉलोनियल रूल ने न सिर्फ उनके रिसोर्सेज छीने, बल्कि उनकी आइडेंटिटी और डिग्निटी को भी चोट पहुंचाई। ये समय पास्टरलिस्ट्स के लिए एक स्ट्रगल का दौर बन गया, जहां उन्हें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ना पड़ा। जब इतने सारे रिस्ट्रिक्टिव लॉज एक साथ लागू हुए, तो पास्टरलिस्ट्स की जिंदगी पर उनके इफेक्ट्स बहुत गहरे और सीरियस थे। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक इफेक्ट्स की। जब ग्रेजिंग लैंड्स कम हो गए और टैक्सेस बढ़ गए, तो पास्टरलिस्ट्स की इनकम गिरने लगी। उनके एनिमल्स को प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा था, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन होने लगी। यानी दूध कम मिलने लगा, एनिमल्स कमजोर होने लगे और उनका पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कमजोर पड़ गया। अब एनवायरमेंटल इफेक्ट्स को समझो। पहले पास्टरलिस्ट्स अपने एनिमल्स को अलग अलग जगहों पर ले जाते थे, जिससे लैंड को रिकवर होने का समय मिलता था। लेकिन जब उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी गई, तो उन्हें लिमिटेड एरियाज में ही रहना पड़ा। इससे उन एरियाज में ओवरग्रेजिंग होने लगी और पास्चर की क्वालिटी खराब हो गई। यानी कॉलोनियल पॉलिसीज ने वही प्रॉब्लम पैदा कर दी जिसे रोकने का दावा किया जा रहा था। सोशल इफेक्ट्स भी उतने ही गंभीर थे। जब उन्हें क्रिमिनल घोषित किया गया, तो उनकी आइडेंटिटी पर एक दाग लग गया। लोग उन्हें सम्मान की नजर से नहीं देखते थे। उनकी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को गलत समझा जाने लगा, जिससे उनका कॉन्फिडेंस और सोशल स्टेटस दोनों गिर गए। पॉवर्टी बढ़ने लगी और उनका जीवन और कठिन हो गया। और अंत में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। पास्टरलिस्ट्स को हर जगह जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। उनकी एक्टिविटीज पर पुलिस सर्वेलेंस रखी जाती थी। यानी उनकी जिंदगी पूरी तरह कंट्रोल में आ गई थी। अब वे फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे, जो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। इस तरह कॉलोनियल पॉलिसीज ने पास्टरलिस्ट्स की इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सोसाइटी और फ्रीडम चारों को गहराई से प्रभावित किया। यह उनके इतिहास का सबसे चैलेंजिंग फेज था, जिसने उनकी पूरी जीवन व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। बच्चों, अब जरा सोचो, जब पास्टरलिस्ट्स के सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई, लैंड छिन गई, फॉरेस्ट्स में एंट्री बंद हो गई, टैक्सेस बढ़ गए, तो क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वे फ्लेक्सिबल और रेजिलिएंट होते हैं। उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपने हर्ड साइज को रिड्यूस किया, क्योंकि अब उनके पास उतनी ग्रेजिंग लैंड नहीं बची थी। फिर उन्होंने अपने माइग्रेशन रूट्स को चेंज किया, जहां भी थोड़ा बहुत पास्चर और पानी मिल सके, उसी दिशा में चल पड़े। कुछ पास्टरलिस्ट्स ने फार्मिंग शुरू कर दी, ताकि उनके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो सके। कई बार उन्हें सर्वाइवल के लिए लोन्स भी लेने पड़े, जिससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और कमजोर हो गई। कुछ लोग मजबूरी में लेबरर्स बन गए, दूसरों के खेतों या कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने लगे। लेकिन बच्चों, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पास्टरलिस्ट्स ने सिर्फ स्ट्रगल नहीं किया, बल्कि अपॉर्चुनिटीज भी खोजी। कुछ लोग ट्रेडर्स बन गए, उन्होंने एनिमल्स और गुड्स का व्यापार शुरू किया।
कुछ धीरे धीरे सेटल्ड फार्मर्स बन गए, यानी उन्होंने एक जगह पर रहकर खेती करना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को पूरी तरह छोड़ा नहीं, बल्कि उसे मॉडिफाई किया। ये हमें एक बहुत बड़ा लेसन देता है, लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन जो खुद को अडेप्ट कर लेता है वही सर्वाइव करता है। पास्टोरलिस्ट्स की कहानी हमें सिखाती है कि फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस ही असली स्ट्रेंथ है। अब बच्चों, अपनी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं अफ्रीका में, जहां मासाई नाम की एक पास्टोरल कम्युनिटी रहती है। ये लोग केन्या और तंजानिया के रीजन्स में बसे हुए हैं और इनकी पूरी जिंदगी कैटल पर डिपेंड करती है। इमेजिन करो, खुले ग्रासलैंड्स, दूर दूर तक फैली हरियाली और मासाई लोग अपने एनिमल्स के साथ घूमते हुए, यह उनका ट्रेडिशनल लाइफ था। लेकिन जब कॉलोनियल पावर्स अफ्रीका में आए तो मासाई की जिंदगी भी पूरी तरह बदल गई। 1885 में अफ्रीका का डिवीजन हुआ और मासाई की लगभग 60% ग्रेजिंग लैंड उनसे छीन ली गई। सोचो, उनकी आधी से ज्यादा जमीन अचानक खत्म हो गई। फिर धीरे धीरे कल्टीवेशन बढ़ने लगी, जहां पहले ग्रासलैंड्स थे वहां फार्मिंग शुरू हो गई। इससे मासाई के एनिमल्स के लिए पास्चर और कम हो गया। इसके बाद कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज को गेम रिजर्व्स घोषित कर दिया, जैसे मासाई मारा और सेरेंगेटी। इन रिजर्व्स में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता था, लेकिन मासाई को वहां ग्रेजिंग की परमिशन नहीं थी। यानी उनकी ट्रेडिशनल लैंड अब उनके लिए फॉरबिडन बन गई। और इतना ही नहीं, उनकी मूवमेंट पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। उन्हें बाउंड्रीज के अंदर रहना पड़ता था और हर जगह जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। ट्रेड पर भी रिस्ट्रिक्शंस थे, जिससे वे मार्केट्स में फ्रीली अपने गुड्स नहीं बेच सकते थे। अब इमेजिन करो ड्रॉट की सिचुएशन। पहले मासाई ड्रॉट आने पर दूसरी जगह मूव कर जाते थे, लेकिन अब जब उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गई तो वे कन्फाइंड हो गए। इसका रिजल्ट बहुत ट्रैजिक था। उनके कैटल बड़ी संख्या में मरने लगे, क्योंकि पानी और ग्रास दोनों की कमी थी। यानी कॉलोनियल पॉलिसीज ने उनके सर्वाइवल सिस्टम को ही तोड़ दिया। सोशल लेवल पर भी बड़े चेंजेस आए। पहले मासाई सोसाइटी दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, एल्डर्स जो डिसीजंस लेते थे और वॉरियर्स जो प्रोटेक्शन करते थे। लेकिन कॉलोनियल रूल के बाद एक नई डिवीजन आ गई, रिच पास्टोरलिस्ट्स और पुअर पास्टोरलिस्ट्स। जो लोग चीफ्स के करीब थे उनके पास लैंड और ट्रेड इनकम थी, इसलिए वे रिच बन गए। लेकिन बाकी लोग गरीब होते चले गए। कई लोग मजबूरी में लेबरर्स बन गए, कुछ चारकोल मेकर्स बन गए, यानी उन्हें अपने ट्रेडिशनल लाइफ को छोड़कर नए काम अपनाने पड़े। तो बच्चों, मासाई की यह स्टोरी हमें बताती है कि कॉलोनियल रूल ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि अफ्रीका में भी पास्टोरलिस्ट्स की जिंदगी को डीपली इम्पैक्ट किया। लेकिन इसके बावजूद मासाई आज भी अपनी आइडेंटिटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कहानी स्ट्रगल की है, लेकिन साथ ही सर्वाइवल और अडेप्टेशन की भी है। अब जरा रुककर सोचो, हमने इंडिया के पास्टोरलिस्ट्स की कहानी भी देखी और अफ्रीका के मासाई की भी। दोनों जगह कल्चर अलग है, लोकेशन अलग है, लेकिन क्या उनकी प्रॉब्लम्स अलग थी? हैरानी की बात यह है कि दोनों की स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहली सिमिलैरिटी, लॉस ऑफ ग्रेजिंग लैंड। चाहे इंडिया हो या अफ्रीका, कॉलोनियल रूल ने पास्टोरलिस्ट्स की जमीन उनसे छीन ली। जहां पहले उनके एनिमल्स फ्रीली ग्रेज करते थे, वहां अब फार्मिंग रिजर्व्स या बाउंड्रीज बना दी गई। दूसरी बड़ी सिमिलैरिटी थी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। पास्टोरलिस्ट्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनका मूवमेंट था, लेकिन कॉलोनियल सरकारों ने उसी पर रोक लगा दी। परमिट सिस्टम और फिक्स्ड बाउंड्रीज ने उन्हें कन्फाइंड कर दिया। तीसरी बात, गवर्नमेंट कंट्रोल। पास्टोरलिस्ट्स की जिंदगी पर हर कदम पर कंट्रोल बढ़ गया, चाहे वो टैक्स हो, फॉरेस्ट लॉज हो या सर्वेलेंस। इसका सीधा असर उनकी इकोनॉमी पर पड़ा। इकोनॉमिक डिक्लाइन शुरू हो गया, इनकम घटने लगी और पॉवर्टी बढ़ने लगी। लेकिन बच्चों, यहाँ एक इंस्पायरिंग सिमिलैरिटी भी है, अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज। चाहे इंडिया के पास्टोरलिस्ट्स हो या अफ्रीका के मासाई, दोनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने तरीके बदले, नए काम अपनाए और सर्वाइव करने की कोशिश की। यानी यह पूरी स्टोरी हमें एक बात समझाती है कि कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक ग्लोबल फिनोमिनन था जिसने दुनिया भर के पास्टोरल कम्युनिटीज को प्रभावित किया। अब बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या पास्टोरलिज्म आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आउटडेटेड हो चुका है? क्या ये सिर्फ हिस्ट्री की बात बनकर रह गया है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पास्टोरलिज्म कुछ खास रीजन्स के लिए सबसे बेस्ट सिस्टम है, जैसे ड्राई रीजन्स और माउंटेनस एरियाज, जहां फार्मिंग करना आसान नहीं होता।
इमेजिन करो ऐसे इलाकों को जहां पानी की कमी है, जमीन रॉकी है या मौसम बहुत हार्श है, वहां पास्टरलिज्म ही सबसे सूटेबल लाइफस्टाइल बन जाता है। पास्टरलिस्ट्स लैंड का यूज इस तरह करते हैं कि वो सस्टेनेबल बना रहे, यानी रिसोर्सेज खत्म ना हो। उनका मूवमेंट नेचर को रीजेनरेट होने का समय देता है, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। यही कारण है कि आज जब दुनिया क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल क्राइसिस की बात कर रही है, तब पास्टरलिज्म एक सोल्यूशन के रूप में सामने आ रहा है। इसके अलावा पास्टरलिज्म आज भी मिलियंस ऑफ पीपल को लाइवलीहुड देता है। यानी यह सिर्फ एक ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं, बल्कि आज भी एक रेलेवेंट और प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल है। पास्टरलिस्ट्स हमें सिखाते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि नेचर के साथ बैलेंस बनाकर चलना भी है। तो बच्चों, इस पूरी कहानी को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें, तो हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है। पास्टरलिस्ट्स कोई बैकवर्ड या पिछड़ी हुई कम्युनिटीज नहीं है, बल्कि ये हाईली स्किल्ड लोग हैं, जिन्होंने नेचर के साथ हार्मनी में जीने की कला सीखी है। कॉलोनियल रूल और मॉडर्न डेवलपमेंट्स ने उनकी जिंदगी को बहुत प्रभावित किया, उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया, उनकी ग्रेजिंग लैंड्स को कम कर दिया और उनके ट्रेडिशनल सिस्टम को कमजोर किया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने रेजिलियंस और इनोवेशन के साथ खुद को अडेप्ट किया और यह साबित किया कि वे कितने स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल हैं। उनकी लाइफस्टाइल हमें सिखाती है कि रिसोर्सेज का सही मैनेजमेंट कैसे किया जाए और सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। आज के समय में जब दुनिया एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सामना कर रही है, पास्टरलिस्ट्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस हमारे लिए एक गाइडिंग लाइट बन सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम पास्टरल कम्युनिटीज को रिस्पेक्ट दें, उन्हें प्रोटेक्शन और सपोर्ट दें, ताकि वे अपनी ट्रेडिशन और नॉलेज को आगे बढ़ा सकें। उनकी कहानी सिर्फ पास्ट की नहीं, बल्कि हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर की भी कहानी है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।